क्या होता है जब तीन अलग अलग लोग जंगल में भटककर एक रहस्यमयी कैबिन तक पहुंचते हैं, मगर तीनों अलग अलग समय से हैं, जहां वे साल 1964, 1985 और 2011 से टाइम ट्रेवल करके साल 1940 में आ गए हैं। अब ऐसा कैसे हुआ और क्या वे अपने रियल टाइम में वापस जा पाएंगे? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत जोडी और केविन से होती है, जो कि एक कपल हैं और अभी एक स्टोर को गन पॉइंट पर लूट रहे हैं। यहाँ केविन सारा कैश लेकर गाड़ी लेने चला जाता है। तभी जोडी को कैशियर के पीछे एक पुरानी सेफ दिखाई देती है। ये सोचकर कि इसमें और ज्यादा पैसे होंगे, जोडी कहती है कि वो कैशियर जल्दी से ये सेफ खोल दे, वरना वो उसे गोली से मार देगी। कैशियर जोडी को वार्न करता है कि ये सेफ तुम्हारी समझ के बाहर है। तुम्हारी ये बेकार सी जिंदगी जो तुम जी रही हो, ये सेफ उसे बदल कर रख देगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इससे दूर ही रहो। जोडी को ये सुन गुस्सा आता है और वो तभी उस कैशियर को गोली से मार देती है। अब उस सेफ में ऐसा क्या था, हमें कुछ ही देर में पता चलेगा। अब यहाँ से हमें एक लड़की सैम दिखाई जाती है, जो कि काफ़ी डरी हुई है और इस वक्त एक अनजाने जंगल में भटक रही है। उसे थोड़ी ही दूर एक कैबिन दिखाई देता है। सैम अंदर जाती है, मगर यहाँ कोई नहीं था। उसे काफ़ी भूख लगी थी, तो वो वहाँ रखा हुआ खाना खाने लगती है। तभी उसे बाहर से किसी के आने की आवाज़ आती है और वो डर के मारे वहीं छुप जाती है। वो पाती है कि कोई आदमी है जो कि कुल्हाड़ी लेकर अंदर आया है। सैम वहाँ कुछ देर छुपती है और उसके बाहर जाते ही मौका देखकर बाहर की ओर भागने लगती है, मगर वो गलती से उसी आदमी की ओर भाग आई थी। वो आदमी अपना नाम टॉम बताता है और कहता है कि वो भी उसी की तरह भटकते हुए यहाँ आ गया है और उससे उसे कोई खतरा नहीं है। टॉम सैम को अंदर ले जाता है और उसके घाव पर बैंडेज लगाने लगता है। सैम उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसे लगा कि वो खतरनाक है, इसलिए वो डरकर उससे भाग रही थी। इसके अलावा वो कल से काफ़ी भूखी थी, सो उसने उसका खाना भी खा लिया था। सैम आगे बताती है कि वो कल रात अपने पति के साथ जा रही थी कि तभी उनकी कार इस जंगल में आकर बंद पड़ गई। उसके पति मैकेनिक को ढूंढने अकेले चले गए, मगर उसके बाद से वापस लौटे ही नहीं। इसीलिए कार में पूरी रात इंतजार करने के बाद वो खुद ही पैदल चलकर मदद मांगने निकल आई, मगर यहाँ जंगल में खो गई। टॉम कहता है कि वो भी पूरे 3 दिन से यहाँ है। 3 दिन पहले उसकी कार यहाँ पास में ही क्रैश हो गई थी, जिसके बाद वो यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ से आगे रास्ता नहीं ढूंढ पाया है और हर बार कैसे भी करके इसी कैबिन तक पहुंच जाता है। इसके अलावा यहाँ का टेलीफोन भी खराब है और उनके सेल फोन में कोई रेंज भी नहीं आ रही है, यानी कि अब वे किसी और से मदद भी नहीं मांग सकते। सैम कहती है कि उसे उसके पति को ढूंढना ही होगा और वो वापस से अपनी कार के पास ही जा रही है, ताकि अगर उसके हस्बैंड वहां आए तो वो उन्हें आगे मिल जाए। टॉम कहता है कि मगर बाहर का मौसम जल्दी ही काफी ठंडा होने वाला है और इतनी ठंडी रात को तो कोई बाहर रह भी नहीं सकता। ये सुनकर सैम को और चिंता होने लगती है, क्योंकि उसका हस्बैंड कल रात को ही मदद ढूंढने चला गया था। सैम नर्वस थी और वो सिगरेट पीने लगती है। टॉम यहाँ से उसका लाइटर लेकर कैबिन में लकड़ियां जलाता है ताकि उन्हें ठंड ना लगे। जिसके कुछ देर बाद वे दोनों सैम की कार पर जाते हैं, जहां अभी तक उसका हस्बैंड वापस नहीं आया था। टॉम कार को चेक करने पर पाता है कि इसमें तेल खत्म हो गया है, सो उन्हें वापस से कैबिन में चले जाना चाहिए, वरना रात को काफी ठंड बढ़ने वाली है। लेकिन सैम कहती है कि वो यहीं कार में ही रहकर अपने हस्बैंड के आने का वेट करेगी। टॉम यहाँ कुछ देर तो वहीं रुकता है कि शायद से सैम का हस्बैंड जल्दी से वापस आ जाए, मगर अब शाम ढलने लगी थी, सो सैम को भी वहाँ डर लगने लगता है। यहाँ से सैम अपने हस्बैंड के लिए नोट लिखकर छोड़ देती है कि वो पास के ही एक कैबिन में है और टॉम के साथ वापस कैबिन में आ जाती है। अब रात को टॉम बताता है कि उनके पास अब खाने का कम ही सामान बचा हुआ है, सो उन्हें कम से कम खाना होगा ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इस जंगल में सरवाइव कर सकें। और इसके बाद दोनों सो जाते हैं। अब सुबह उठते ही टॉम अपने क्रैश हुई गाड़ी से तेल निकालने लगता है ताकि वो इससे सैम की कार में डालकर यहाँ से निकल सके। दूसरी ओर सैम बहुत बुरे सपने, जिसमें वो एक हॉस्पिटल में है और मर रही है, उसकी आँख खुलती है, जहाँ वो पाती है कि कोई लड़की कैबिन के बाहर सो रही है।
सो वो उसे अंदर लाती है और ये जोड़ी थी वही जोड़ी जिसे हमने कहानी के शुरू में उस कैशियर को गोली मारते देखा था। जोड़ी अपने आप को सैम के साथ देखकर डर जाती है। सैम उसे समझाती है कि वो खुद भी कल जंगल में भटकते हुए यहाँ आई हुई है, मगर जोड़ी उस पर भरोसा नहीं करती और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर टॉम तेल निकालकर वापस आ ही रहा था कि तभी बहुत तेज गोलियों की आवाज से वो गिर जाता है और सारा तेल जो उसने निकाला था अब जमीन पर गिर गया था। वहीं जोड़ी भी काफी देर रास्ता ढूंढने के बाद वापस उसी कैबिन में आ जाती है। जोड़ी बताती है कि वो तो यहाँ से सीधा दूर गई थी और ना ही वो कहीं भी मुड़ी, लेकिन फिर भी उसके सामने ये कैबिन कैसे आ गया। सैम भी उसे सब बताती है कि टॉम भी उसे यही कह रहा था कि वो भी सीधा चलता है, लेकिन हर बार इसी कैबिन तक आ पहुंचता है। अब तक टॉम भी वहां आ गया था और वो जोड़ी को देख पूछता है कि तुम कहां से आई हो। जोड़ी उससे ढंग से बात नहीं करती और कहती है कि उसे टॉम पर भरोसा नहीं है और क्या पता वो कोई सीरियल किलर हो, मगर सैम उसे भरोसा दिलाती है कि वो कल से टॉम के साथ है और वो एक अच्छा इंसान है। यह अब चूंकि बाहर फिर से शाम हो चुकी थी तो तीनों वहीं सो जाते हैं और इस बार जोड़ी को भी सैम की ही तरह बुरे सपने आने लगते हैं। अब फिर से सुबह होती है जहां जोड़ी कहती है कि वो शहर का रास्ता ढूंढने के लिए जा रही है। सैम बताती है कि थोड़ी देर बाद वो और टॉम उसके साथ चल सकते हैं, लेकिन वो उनका वेट नहीं करती और अकेले ही आगे बढ़ने लगती है। यहाँ से टॉम भी उसके जाने के बाद उससे दूसरी दिशा में आगे बढ़ने लगता है ताकि उसे भी रास्ता मिल जाए। जोड़ी और टॉम दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं, मगर एक भी टर्न लिए बिना और बिना कहीं भी मुड़े जोड़ी अब फिर से सीधा कैबिन तक ही पहुंच जाती है। मगर ये कैसे हो सकता है और इस कैबिन का राज क्या है। सैम जोड़ी को ब्लैंकेट देती है जो कि अब तक ठंड से कांप रही थी। सैम जोड़ी को बताती है कि वो अपने पति के साथ उसके माता पिता के घर जा ही रही थी जब वो यहाँ फंस गई। इसके अलावा अगले ही महीने नवंबर में उसकी डिलीवरी भी होने वाली है। जोड़ी हैरानी में कहती है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ भी नवंबर में ही है और जहां वो पैदा हुई वो टाउन भी सैम के माता पिता वाला टाउन ही है। दोनों ही इस कोइंसिडेंस को जान हैरानी में थी, यानी कि दोनों में कोई कनेक्शन तो जरूर है। अब वो कनेक्शन क्या है हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। वहीं टॉम भी अब जंगल में रास्ता ढूंढ रहा था, तभी टॉम के साथ भी वही होता है। वो भी कहीं नहीं मुड़ा था, इसके बावजूद वो फिर से अब कैबिन पर ही आ गया था। जैसे वे तीनों चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकते। यहाँ से तीनों बैठकर इस वियर्ड कैबिन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि वे कुछ भी कर ले यहाँ से नहीं निकल पा रहे। यहाँ से टॉम प्लान करता है कि वे अगले दिन साथ में यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अब उनके पास खाने का सामान नहीं बचा है। अब अगली सुबह तीनों फिर से निकलते हैं, जहां रास्ते में जोड़ी बताती है कि उसके माता पिता मर चुके हैं और उसके दादा दादी ने ही उसे पाला है। वहीं थोड़ी ही दूर पर सैम को जमीन में एक दरवाजा मिलता है जिसे टॉम खोलता है, जहां वे पाते हैं कि ये किसी तरह का बॉम्ब शेल्टर है जिसे आर्मी द्वारा बनाया गया है। तीनों अंदर जाते हैं जहां वे पाते हैं कि यहाँ पर सब कुछ जर्मन लैंग्वेज में लिखा है और कुछ खाने का सामान भी है। अब सैम को यहाँ जर्मन भाषा आती है और वो रियलाइज करती है कि वे अभी पोलैंड में है, मगर तीनों के हिसाब से वे जहाँ से गुजर रहे थे वो पोलैंड नहीं था। अब तीनों यहाँ पर इतनी दूर कैसे आ गए, ये सब किसी को समझ नहीं आ रहा था और यहाँ से कंफ्यूजन पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगा है। सैम बताती है कि उसे जर्मन लैंग्वेज इसीलिए आती है क्योंकि उसके पिता आर्मी में थे, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मारे गए थे, जिसके बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसके सौतेले पिता ने उसे ढंग से नहीं पाला और ना ही कभी अपना माना। अब यहाँ से तीनों बंकर से सारा खाने का सामान इकट्ठा करते हैं और आगे बढ़ते हैं, मगर अब फिर से वही होता है और तीनों वापस से उसी कैबिन में पहुंच जाते हैं। अब शाम हो चली थी तो उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। वे कैबिन में ही रुकते हैं और खाना खाने लगते हैं। टॉम यहाँ अपने बारे में बताता है कि वो एक ऑर्फनेज होम में रहता है क्योंकि उसकी माँ ने बहुत सारे क्राइम किए थे, जिसके बाद उन्हें फांसी दी गई थी
और उसके बाद से वो अनाथ आश्रम में ही रहा है और हमेशा से काफी अकेला रहा है। और यहाँ फंसने से पहले वो उसी अनाथ आश्रम में जा रहा था जब उसकी गाड़ी यहाँ क्रैश हुई। यहाँ तभी उनका ध्यान जोड़ी के पैसों पर जाता है जिन पर साल 1984 की डेट लिखी हुई थी। इसे देख सैम कहती है कि मगर अभी 1964 का टाइम चल रहा है। और यहाँ से रिवील होता है कि तीनों ही अलग अलग टाइम से हैं। सैम कहती है कि उसके अनुसार अभी साल 1964 का है, जोड़ी के अनुसार 1985 का। और सबसे वियर्ड बात इन दोनों से ही बिल्कुल अलग, टॉम के अनुसार अभी साल 2011 का टाइम चल रहा है, यानी कि तीनों अलग अलग टाइम से हैं। सैम 1964, जोड़ी 1985 और टॉम साल 2011। यहाँ तो कंफ्यूजन अब पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि यहाँ किसी तरह से ये तीनों अलग अलग टाइमलाइन के लोग एक ही टाइम में आ गए हैं। अभी तीनों हैरानी में ही थे कि तभी उन्हें बाहर से गोली की आवाज आती है और वे बाहर देखने पर पाते हैं कि वहाँ एक जर्मन सोल्जर है जो कि उनकी ओर बढ़ रहा है। अब सैम चूंकि जर्मन भाषा जानती है तो वो सोल्जर को समझाने की कोशिश करती है कि वे सब यहाँ फंस गए हैं, लेकिन सोल्जर टॉम को बेहोश कर देता है और तीनों को ही कैबिन में बांध देता है। अब यहाँ से तीनों समझ चुके थे कि वे साल 1940 में हैं जहां वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, यानी कि तीनों किसी तरह से अपने रियल टाइम से टाइम ट्रेवल करके यहां साल 1940 में आ गए हैं। लेकिन तीनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। तभी वही सोल्जर जिसे सिर्फ जर्मन बोलना आता है टॉम को बाहर ले जाता है और एक पेड़ से बांध देता है। अब वो वापस से कैबिन में आता है जहां वो दो सिमिलर लोकेट्स सैम और जोड़ी के गले में पाता है। और यहाँ पर एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। सोल्जर पाता है कि उन दोनों के ही लोकेट्स में उसकी वाइफ का फोटो है। सोल्जर पूछता है कि उन दोनों के ही पास उसकी वाइफ का फोटो कैसे आया। सैम कहती है कि ये उसकी माँ की फोटो है। वहीं हैरानी में जोड़ी भी कहती है कि ये उसकी दादी की फोटो है। यहाँ दोनों ने ही अब तक एक दूसरे के पास इस लोकेट को नोटिस नहीं किया था। वहीं जर्मन सोल्जर अब पूरी तरह से शौक में था और वो और ज्यादा छानबीन के लिए दोनों को टॉम के पास ले जाता है। मगर यहाँ टॉम अब तक खुद को छुड़ा चुका था और वो उस सोल्जर को बेहोश कर देता है। यहाँ से तीनों अब उस सोल्जर को बांध देते हैं और उसके सामान को चेक करने लगते हैं। और अब तीनों सब कुछ समझ चुके थे। इस जर्मन सोल्जर का नाम हांस है और वो सैम का पिता है। जोड़ी सैम की बेटी है और हांस की पोती है, इसलिए उसके पास भी सैम की ही तरह वही लोकेट है। और टॉम जो कि 2011 से है वो जोड़ी का बेटा है, यानी कि हांस जिसके बारे में सैम बता रही थी कि वो वर्ल्ड वॉर 2 में मारा गया था, अभी थोड़ी देर में मरने वाला है। और यहाँ से राज खुलने शुरू होते हैं। जोड़ी बताती है कि सैम जब उसे अगले महीने जन्म देगी उसी के दौरान उसकी मौत हो जाएगी, जिसके बाद उसे उसके दादा दादी पालेंगे। अब सैम ये सुन सन पड़ जाती है कि अगले ही महीने वो मरने वाली है। मगर जोड़ी कहती है कि उसने तो कसम खाई थी कि वो फिर कभी बच्चे पैदा नहीं करेगी, तो टॉम उसका बेटा कैसे हुआ। अब टॉम यहाँ से रिवील करता है कि उसकी माँ जोड़ी और पिता केविन लूटपाट करते थे, जिसके बीच एक दिन जोड़ी ने एक कैशियर को मार दिया था। यानी कि कहानी की शुरुआत में जोड़ी जब कैशियर को मारती है वो इस जोड़ी का फ्यूचर वर्जन है। टॉम आगे बताता है कि उस इंसिडेंट के बाद जोड़ी को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे फांसी की सजा दी गई और फांसी से पूरे 8 महीने पहले वो पैदा हुआ, जिसके बाद उसे एक अनाथ आश्रम में डाल दिया गया और उसके बाद से वो वहीं रहा है। अब तीनों को सब कुछ साफ हो चुका था कि वे तीनों एक ही फैमिली से हैं। हांस की बेटी सैम है, सैम की बेटी जोड़ी है और जोड़ी का बेटा टॉम है। और किसी तरह से नेचर ने उन्हें एक ही टाइम में ला दिया है। यहाँ से तीनों हांस को भी सैम की मदद से सब समझाते हैं कि वे चारों एक ही फैमिली से हैं। और फिर टॉम हांस को खोल देता है, जिसके बाद हांस उन पर भरोसा तो नहीं करता, मगर चूंकि वो आर्मी में है इसलिए उसे एक मिशन दिया गया था और वो उसी मिशन को पूरा करने के लिए वहां से भागकर चला जाता है। वहीं तीनों को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वे आगे क्या करें। यहाँ से टॉम को रियलाइज होता है कि जो नाइटमेयर्स उन्हें यहाँ आ रहे हैं वे कुछ और नहीं, फ्यूचर में होने वाली उनकी मौत है। यानी कि सैम जोड़ी को पैदा करते वक्त अकेली होगी और मर जाएगी। वहीं जोड़ी को गवर्नमेंट के द्वारा मौत की सजा दी जाएगी और टॉम
अकेले में सुसाइड कर लेगा। टॉम कहता है कि शायद से किस्मत ने उन्हें एक और मौका दिया है खुद के फ्यूचर को बदलने का। यानी कि हांस, जो कि अभी कुछ देर बाद एक एयर स्ट्राइक में मरने वाला है, अगर वे इस बार उसे यहाँ मरने ही ना दे और उसे बचा ले तो टाइमलाइन बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाएगी। तीनों को याद आता है कि पास में ही उन्होंने एक बॉम्ब शेल्टर को देखा था, तो वे हांस को वहां ले जाकर बचा सकते हैं और तीनों प्लान करते हैं कि वे ऐसा ही करेंगे। वहीं हांस भी अब घूमकर वापस इसी कैबिन में आ गया था, क्योंकि ये कैबिन एक विशिष्ट टाइम जोन में है और इसीलिए शुरू से जो भी भागकर वहां से जाता भी है वो बेशक से कहीं भी जाने की कोशिश कर ले, वापस इसी कैबिन में पहुंच जाता है। और ऐसे ही अब हांस भी घूमकर यहीं आ गया था और वो कैबिन में आकर टूटे हुए टेलीफोन को चेक करने लगता है ताकि अपने सीनियर से मिशन के बारे में बात कर सके। वहीं तीनों उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हांस को उनके साथ शेल्टर में चलना होगा, मगर हांस उन पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि उसके पास अपना मिशन है और वो अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटेगा और वो कोई कायर नहीं है जो मौत से डरकर उनके साथ चलेगा। अब सैम उसे जर्मन भाषा में ही सब कुछ समझाती भी है कि वो इस वॉर में मारा जाने वाला है, मगर हांस उनकी बात नहीं मानता और वो वहां से जाने लगता है। टॉम भागकर उसे जबरदस्ती से रोकने लगता है, जिसके बीच दोनों लड़ने लगते हैं और इसी के बीच हांस से गलती से गोली चल जाती है और सीधा जोड़ी को जाकर लगती है। टॉम घबराकर जोड़ी की ओर भागता है, वहीं हांस मौका देखकर वहां से निकल जाता है। सैम टॉम को कहती है कि जोड़ी के मरने से पहले उसे हांस को रोकना होगा, क्योंकि अगर जोड़ी मारी गई तो तुम कभी पैदा ही नहीं होगे और रियलिटी से हट जाओगे। तो जल्दी से टॉम हांस के पीछे भागता है और टॉम उसे पकड़ भी लेता है, मगर लड़ाई के दौरान चूंकि हांस एक सोल्जर है वो टॉम पर भारी पड़ने लगता है। तभी हांस ऊपर फाइटर प्लेन्स को देखता है और उसे अपना मिशन याद आता है और वो जल्दी से आगे भागने लगता है। अब टॉम को यहाँ याद आता है कि चूंकि वे एक विशिष्ट टाइम जोन में है तो हांस कहीं भी भागे वो आखिर में उसी कैबिन तक आ ही जाएगा। सो वो जल्दी से वापस कैबिन पर जाता है जहाँ हांस भी अब फिर से वहीं आ गया था। तभी जोड़ी मर जाती है, जिसके बाद अब चूंकि जोड़ी ही नहीं है तो टॉम कभी पैदा हुआ ही नहीं और वो भी रियलिटी से हट जाता है और गायब हो जाता है। सैम ये सब देख रोने लगती है और हांस से कहती है कि देखो ये तुमने क्या कर दिया। तभी वो देखती है कि ऊपर से एयर स्ट्राइक होने वाली है और वो हांस को कहती है कि कम से कम अब तो तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना होगा। हांस ने अभी अभी अपनी आंखों के सामने टॉम को रियलिटी से हटते देखा था और अब उसे सैम की बातों पर यकीन था। सो दोनों मिलकर उसी बंकर की ओर भागने लगते हैं। वहीं उनके चारों ओर बॉम्ब गिर रहे थे, जिसके बीच सैम गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। हांस उसे उठाता है और किसी तरह से बंकर में ले आता है और बिल्कुल आखिरी समय पर बॉम्ब गिरने से पहले ही शेल्टर बंद कर देता है और वो आ पाता है कि सैम भी अब गायब हो गई है। यानी कि टाइमलाइन सब कुछ ठीक कर रही है और यहाँ से एक मिसाइल उसी कैबिन पर गिरती है और यहाँ से सब कुछ रिवर्स होने लगता है और अब इस नई टाइमलाइन में हांस उस वर्ल्ड वॉर में नहीं मारा जाता, जिससे कि पूरा फ्यूचर बदल जाता है। जोड़ी अब खुद को उसी स्टोर में पाती है जिसमें वो कहानी की शुरुआत में थी, मगर इस बार वो कोई चोर नहीं है। वो काफी अच्छी लाइफ जी रही है। वो कैशियर को पैसे देती है और अपना सामान लेकर जाने लगती है। वो बाहर आई ही थी कि देखती है कि केविन, जो कि पिछली टाइमलाइन में उसका बॉयफ्रेंड था, अब इस नई टाइमलाइन में अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ उसी शॉप में लूटपाट करने के लिए जा रहा है। जोड़ी यहाँ से घर जाती है जहाँ अब उसकी माँ सैम भी जिंदा है और दोनों साथ में काफी खुश हैं। यानी कि हांस के बचने के बाद सब कुछ बदल गया है और उसके बाद से वे सब काफी खुश रहते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है कि वीडियो के आखिर तक आते आते आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हुए होंगे और अगर शॉर्ट में बताया जाए तो किस्मत ने उन्हें एक मौका दिया था ताकि तीनों वापस से पास्ट में जाकर हांस को मरने से बचा सके, जो कि तीनों की ही लाइफ हांस की मौत के बाद काफी बुरी तरीके से कटी थी और तीनों किसी न किसी वजह से मारे गए थे।
अपनी किस्मत को बदल सके और तीनों ने ही हांस को बचाकर अपनी किस्मत बदल ली और अपने भविष्य को अच्छा कर लिया। तो कहानी काफी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हुई। तो इस वीडियो में इतना ही और हम मिलते हैं किसी और साईफाई टाइम ट्रेवल कहानी के साथ। थैंक यू।